नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 13 यानी पार्ट 13 अव्यय या अविकारी शब्द यानी इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना उत्पन्न हो, उसे ही अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जो अव्यय शब्द होते हैं ये किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी काल में, किसी भी कारक में, सब में एक समान होते हैं। ठीक है, यानी इनमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, यानी जो वाक्य आपको यहाँ दिए गए हैं आप इनको पढ़िए। पहला आपसे कहा गया है सोहन आज वहां जाएगा। शशांक और मयंक मेरे मित्र हैं। मैं पिताजी के साथ बनारस जा रहा हूँ। वाह, कमाल कर दिया। मैं भी कल जाऊंगा। तो इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए तथा इनमें जो मोटे छपे शब्द हैं इनको विशेष रूप से देखिए कि इनमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, चाहे इनका लिंग, वचन, काल इत्यादि बदल ही क्यों ना दिया जाए। जैसे सोहन आज वहां जाएगा या सीता आज वहां जाएगी, इस प्रकार से आपने लिंग और वचन दोनों बदल दिया, यदि काल बदल दिया और लिंग बदल दिया तो कोई अंतर नहीं होने वाला है, वहां का वहां ही रहेगा। शशांक और मयंक मेरे मित्र हैं या शशांक और सीता दोनों मेरे मित्र हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। या सीता और गीता मेरी मित्र हैं, मेरी सहेलियां हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो और में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं पिताजी के साथ बनारस जा रहा हूं या मैं पिताजी के साथ बनारस जा रही हूं, कोई भी आप परिवर्तन कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा इसके साथ में। उसी प्रकार वाह क्या बात है, तो आप चाहे किसी पुरुष के लिए कहिए वाह क्या बात है, चाहे किसी स्त्री के लिए कहिए, यानी लड़की के लिए वाह क्या बात है कहिए, क्या कमाल कर दिया कहिए, या फिर किसी लड़के के लिए कहिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है इसमें। ठीक उसी प्रकार मैं भी कल जाऊंगा या मैं भी कल जाऊंगी, तो आपने यहाँ लिंग परिवर्तन किया लेकिन इस भी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे ही अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। आगे आपको यहाँ विस्तार से बताया गया है कि ऊपर के वाक्यों में आज, वहां और साथ, वाह भी अव्यय हैं। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये पद अव्यय या अविकारी भी कहे जाते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे के तैसे आते हैं और हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी जो अव्यय शब्द होते हैं वो भी, उनका रूप भी किसी भी काल, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार नहीं बदलता है। इसे ही अविकारी शब्द कहते हैं, यानी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न ना हो, उसे ही अविकारी कहते हैं। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं, यानी इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये आपका डेफिनेशन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अव्यय शब्द के भेद या अव्यय शब्द के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं, यानी अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, और पांचवा निपात। ठीक है, ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, यानी एक एक करके इन सबको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। यहाँ उदाहरण दिया गया है, पहले उदाहरण देख लेते हैं। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तुम वहां क्या कर रहे हो? हम कल आगरा जाएंगे। वह बहुत रोया। इन वाक्यों में मंद मंद, वहां, कल, बहुत क्रमशः मुस्कुराना, करना, जाना और रोना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय हैं। आपको पता है कि क्रिया का अर्थ होता है करना, तो जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ मुस्कुराना क्या है? यह क्रिया है। जाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ये जो मंद मंद है यह इसकी विशेषता बता रही है कि वह मुस्कुरा रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। तुम वहां क्या कर रहे हो? तो तुम कर रहे हो, तो वहां पर क्या करो? यहाँ ये जो शब्द है वहां, यह क्या है? यह क्रिया विशेषण है। यह करने की विशेषता बता रहा है कि वहां पर तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये कल, कल जो शब्द है यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह जाने की विशेषता बता रहा है। जाना क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वह कल जाएगा या हम कल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी डिफिनेशन दी गई है
कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं यानी जिसके द्वारा आपको ये पता चले कि कार्य के होने का पता चले कि इस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसकी जो विशेषता बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार यानी क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। अब तक हम ये अव्यय के भेद में पहला हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं और इस क्रिया विशेषण का भेद यह है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं यानी क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके भी प्रत्येक भाग को एक एक करके पहले विस्तार से समझते चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं यानी करने का जो तरीका होता है उसे बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती है, तो घड़ी के धीरे चलने का तरीका क्या है कि वह धीरे धीरे चलती है। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उसके पढ़ने का तरीका क्या है कि वह बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े के दौड़ने का तरीका क्या है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो किस प्रकार से चिल्ला रहा है? जोर जोर से। ठीक है, तो यहाँ आपके उसके रीति या विधि का पता चलता है कि वह किस प्रकार से चलता है या किस प्रकार से रोता है, किस प्रकार से दौड़ता है। इसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको विधिवाचक क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन रीतिवाचक ही कहा जाता है इसको मूल रूप से, तो आप रीतिवाचक ही जाने। ख है स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, धर्म की सर्वत्र विजय होती है, इस वर्षा में कहाँ जाओगे, पिताजी बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ आपको स्थान का पता चल रहा है यानी स्थान संबंधी विशेषता का यहाँ पर आपको बोध हो रहा है। जैसे हम यहाँ कुशल पूर्वक है, तो कुशल पूर्वक हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। तो यहाँ जो शब्द है यह स्थान को बता रहा है कि यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं बता रहा है कि वो लोग वहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। यदि वहाँ बताता तो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही रहता। यहाँ या वहाँ या कोई नाम लेके बता दे कि यहाँ पर वह दिल्ली में बहुत कुशल पूर्वक है, वह आगरा में बहुत कुशल पूर्वक है, तो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, धर्म की सर्वत्र विजय होती है, तो यहाँ भी देखिए जो सर्वत्र शब्द है यह सब जगह की विशेषता बता रहा है ना। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, तो स्थान की ही विशेषता है। इस वर्षा में कहाँ जाओगे, तो जो कहाँ शब्द है वह भी स्थानवाचक विशेषण है। ठीक इसी प्रकार पिताजी बाहर घूम रहे हैं, इसमें जो बाहर शब्द है वह भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। ठीक है, आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। काल का अर्थ होता है समय, आपको पता है टेंस। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं यानी काल या समय संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देवदत्त परसों आएगा, तुम कब जाओगे, सदा सत्य बोलो, गाड़ी आज सवेरे आने वाली थी। तो यहाँ पर परसों जो शब्द है यह क्या है? यह काल की विशेषता बता रहा है यानी समय के से संबंधित विशेषता को बता रहा है कि वह परसों आएगा। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो आएगा। आगे है तुम कब जाओगे यानी यह भी बता रहा है, यहाँ पर भी समय का ही बोध हो रहा है इससे कि कब जाओगे। कब किसका बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है कि तुम कब जाओगे यानी आज जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, कब जाओगे। ये प्रश्नवाचक इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। आगे है सदा सत्य बोलो। सदा यानी हमेशा, हमेशा सत्य बोलो। इसके बारे में भी बताया गया है कि हर समय हर क्षण तुम क्या करो? सत्य बोलो। आगे है गाड़ी आज सवेरे आने वाली थी, तो यहाँ आज सवेरे यानी आज की सुबह सुबह, आज ही मॉर्निंग में आने वाली थी, तो यहाँ भी समय संबंधी विशेषता का बोध कराया जा रहा है यानी समय संबंधी विशेषता के बारे में आपको यहाँ भी बताया जा रहा है। यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण का ही रूप है। ठीक है, आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी।
क्वांटिटी का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, मात्रा, यानी जिसको परिमाण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिसके द्वारा आपको यह पता चले कि यह चीज कितनी है, कैसी है, तो वही समझिए कि यह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कम बोलो, अधिक उपजाओ, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ, बंगाल में पटसन बहुत होता है। तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ परिमाण बताया गया है। कम बोलो में कम जो है यह परिमाण है कि ज्यादा न बोलो बल्कि कम बोलो। यदि ज्यादा बोलो लिखा होता तो भी परिमाणवाचक ही विशेषण होता, ठीक है, क्योंकि मात्रा बताया गया है कि कम बोलो या ज्यादा बोलो, अनिश्चित भले से है, ठीक है। आगे है अधिक उपजाओ, यानी ज्यादा उपजाओ, तो यह भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ भी बताया गया है कि अधिक उपजाओ, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ, यह भी परिमाणवाचक ही है, ठीक है। आगे है बंगाल में पटसन बहुत होता है, तो जो बहुत शब्द है यह भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही है, यानी परिमाण के बारे में ही बताया गया है, क्वांटिटी के बारे में ही बताया है, चाहे वह अधिक हो, बहुत हो, कम हो, थोड़ा हो, खूब हो, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। तो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें कि विशेषण और क्रिया विशेषण को कैसे समझे, कैसे इनका अंतर समझे, तो अंतर बताया गया, उसको भी देखते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, क्या अंतर होता है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो करने वाला कार्य होता है, किया जाता है जिससे, उसको उसकी विशेषता जब बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह मुस्कुरा रही है, वह मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुराना क्रिया है और मंद मंद क्या है, विशेषण है, तो यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है। कुछ शब्द दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, वह तेज बुद्धि वाला है, तो यह विशेषण हुआ, उसकी बुद्धि कैसी है, तेज है, तो यहाँ बुद्धि की विशेषता यह है, उसकी विशेषता यह है कि उसकी बुद्धि जो है वह तेज है, ठीक है, वह तेज बुद्धि वाला है। आगे है क्रिया विशेषण, जैसे वह तेज चलता है, तो यहाँ चलना क्या है, चलना क्रिया है, कर यह क्या है, किया गया कार्य है, ठीक है, तो इससे करने का पता चलता है कि वह चलता कैसे है, तो चलना क्रिया है, चलता कैसे है, तेज चलता है, तो तेज चलता है, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। इसमें वह की विशेषता नहीं बताई गई है, वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई गई है, बल्कि विशेषता बताई गई है चलने की, कि चलता है, तो चलता है कि विशेषता यह है कि तेज चलता है, ठीक है। और जबकि यहाँ क्या बताया गया है, उसकी बुद्धि की विशेषता बताई गई है कि उसकी बुद्धि तेज है, ठीक है। आगे है वह कम बात करता है, यह विशेषण है, ठीक है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है कि वह कम बात करता है। वह कम बोलता है, तो यहाँ बोलना क्या है, क्रिया है, और कम क्या हो गया, यह क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया और इधर विशेषण का उदाहरण हो गया। आपको समझ में आ गया। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, और यहाँ क्या हुआ, चलने की दौड़ने की विशेषता बताई गई, और यदि रमेश दौड़ता है ऐसे बोल दें तो वह क्या हो गया, वह विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो दौड़ने की जब विशेषता बताई जाएगी तो क्रिया विशेषण होगा, यानी किसी भी कार्य के करने की जो स्थिति होती है उसकी विशेषता बताई जाएगी तो क्रिया विशेषण होगा। जब सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो वह क्या होगा, वह विशेषण होगा, ठीक है। आगे है संबंध बोधक, यानी पोस्ट पोजीशन। तो अब तक हमने क्रिया विशेषण पढ़ा और उसके जो भाग थे, उसके जो प्रकार थे क्रिया विशेषण के, उसको पढ़ा। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अव्यय का, वह है संबंध बोधक अव्यय, यानी पोस्ट पोजीशन। इन वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। जो वाक्य आपको यहाँ दिया गया है, इनमें जिनके नीचे रेखाएं खींची गई हैं, इन पर आपको ध्यान देने के लिए कहा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे पहला है, मैं घर से दूर पहुंच गया था, वह बाजार की ओर गया है, मेरे मकान के सामने हनुमान मंदिर है, देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र बुद्धिमान है। तो संबंध बोधक शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, और इनकी पहचान यह है कि इनके पहले आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर दिखेगा। जैसे से दूर में से क्या है, कारक चिन्ह है,
के सामने में के क्या है, कारक चिन्ह है। की ओर में की क्या है, कारक चिन्ह है। की अपेक्षा में की क्या है, कारक चिन्ह है। इन वाक्यों में, जो वाक्य आपने यहाँ पढ़ा, इन वाक्यों में घर, मकान, बाजार, देवेंद्र संज्ञा शब्द हैं। यानी ये जो शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये घर है, बाजार है, मकान है, देवेंद्र है, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। इनके बाद रेखांकित पद से दूर, के सामने, की ओर, की अपेक्षा आदि ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये अव्यय हैं। यानी ये की ओर, से दूर, के सामने, की अपेक्षा ये क्या है, ये अव्यय पद हैं। ठीक है। अगले शब्दों से संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। ये सारे जो अव्यय शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं कि अगले जो शब्द हैं उनसे इनका संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है संबंध बोधक अव्यय का। तो संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। किसका, अव्यय का संबंध बताते हैं। इनसे पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है। यानी इनसे पहले कोई न कोई परसर्ग अवश्य लगा होता है, कोई न कोई कारक चिन्ह अवश्य लगता है। ठीक है। परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह, जैसे का, के, की, रा, रे, री, सा, से द्वारा, के लिए, ये जो परसर्ग हैं यही सब क्या है, कारक चिन्ह है। और यह जो है इससे पहले लगा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। तो संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है काल सूचक अव्यय, दूसरा स्थान सूचक, तीसरा दिशा सूचक, चौथा साधन सूचक, पांचवा विरोध सूचक, छठा संबंध सूचक और सातवां समानता सूचक। तो काल सूचक क्या होता है, काल सूचक जैसे के आगे, के पीछे, के बाद, के उपरांत। स्थान सूचक यानी स्थान को बताने वाले, जैसे के अंदर, के बाहर, के पीछे, के ऊपर, जैसे घर के अंदर, घर के बाहर, घर के पीछे, घर के छत के ऊपर इत्यादि। दिशा सूचक यानी दिशा बताने वाले, जैसे की ओर यानी पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर। ठीक है। की तरफ, के पास, के चारों ओर, इस प्रकार से, जैसे घर के चारों ओर, घर के पूर्वी छोर पर, घर के इस तरफ, घर के दाएं, घर के बाएं, इस प्रकार से। साधन सूचक जैसे किसी के सहारे, जैसे के सहारे, के द्वारा, के चारों ओर, के जरिए, जैसे वह दीवार के सहारे खड़ा है, यानी दीवार पर टेक लगाकर खड़ा है। वह फावड़े से खेत की जुताई कर रहा है, यानी फावड़े के द्वारा खेत की जुताई कर रहा है। के चारों ओर यानी घर के चारों ओर, ऐसे समझिए। के जरिए जैसे वह मोबाइल के जरिए बात कर रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये साधन सूचक होते हैं, यानी समान सामान्य से संबंधित होते हैं। आगे है विरोध सूचक। विरोध यानी जहां आप किसी का विरोध कर रहे हो, जहां आपत्ति जताई जाए, इस प्रकार, जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। ठीक है। जैसे लोगों ने SIR के विपरीत अपने अपने वो दायर किए याचिकाएं, कुछ लोगों ने दायर की, लोगों ने आवाज उठाई उसके खिलाफ, उसके प्रतिकूल चले सब लोग, यानी संविधान के प्रतिकूल भी लोग चल रहे हैं आजकल। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या है, विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं। आगे है संबंध सूचक। संबंध सूचक यानी रिश्ते बताने वाले, संबंध बताने वाले, जैसे के संग यानी भाई के संग, के सहित यानी पेन के सहित आना स्कूल, कलम के सहित आना, स्याही के सहित आना, इस प्रकार से। के साथ यानी अपने माता पिता के साथ आना, माता पिता के सहित आना। ठीक है। समानता सूचक यानी समानता बताने वाले, जैसे के समान, के जैसा, के बराबर, जैसे राम श्याम के समान है, राम श्याम के जैसा दिखता है, वह उसके बराबर हो गया है, राम श्याम के बराबर हो गया है, यानी बड़ा हो गया, दोनों इक्वल हो गए हैं लगभग। तो यहाँ समानता सूचक अव्यय का बोध हो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, यानी संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में यह अंतर है, पहले इसको देखिए कि कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक भी होते हैं। इसको भी समझिए कि कुछ कालवाचक और स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय भी होते हैं, इसको समझ के रखिए। उसके बाद इनका अंतर इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जब इनका प्रयोग यानी संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग
संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और जब ये किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी जब इनका प्रयोग किसी क्रिया के साथ किया जाता है, तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, या वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वह धीरे धीरे जा रहा था, तो यह क्या है? यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। आपको कुछ उदाहरण यहां भी दिए गए हैं, इसको समझिए। भीतर जैसे शब्द है, इसको देखिए, भीतर जाना मना है, तो यह क्या है? यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे है संबंध बोधक। कमरे के भीतर कोई नहीं है, तो यहाँ कमरे से इसका संबंध बताया गया है कि के भीतर, कमरे के भीतर कोई नहीं है। ठीक है, और जबकि यहाँ क्या बताया गया है? क्रिया की विशेषता बताई गई है, जाने की विशेषता बताई गई है कि भीतर जाना मना है। ठीक है, यहाँ मोहन, यहाँ जो शब्द है इसके साथ दोनों का प्रयोग देखिए। मोहन यहाँ रहता है, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण है। यहाँ रहने जो शब्द है, रहता, इसकी विशेषता बताई गई है, यानी यह क्रिया शब्द है रहता, और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ रहता है, मोहन यहाँ रहता है। मोहन मौसी के यहाँ रहता है, तो यहाँ क्या है कि वह मौसी के घर में रहता है, मौसी के साथ रहता है, मौसी के यहाँ रहता है। तो यहाँ के, यहाँ इसके द्वारा आपको बताया जा रहा है, इसका संबंध बताया जा रहा है मोहन का, कि वह मौसी के यहाँ रहता है। ठीक है, तो के यहाँ से उसका संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे योजक भी कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, यानी जिसके द्वारा कुछ जोड़ा जाए, कंजक्शन। जो अव्यय वाक्य के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी जिन अव्यय के द्वारा पदों को, पदबंधों को और उपवाक्यों को, इनको जोड़ा जाता है, उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, या कंजक्शन कहते हैं, योजक कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे शंकर और मोहन पक्के मित्र हैं, तो इन दोनों को, शंकर और मोहन, इनको किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। तो यह और शब्द क्या है? योजक है, कंजक्शन है। नहा धो लो और खाना खा लो, तो नहा धो लो और खाना खा लो, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा जोड़ा गया है। इन दोनों वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा जोड़ा गया है, कि नहा धो लो और खाना खा लो। आगे है गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गुरुजी ने कहा कल छुट्टी रहेगी, इस वाक्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? की के द्वारा जोड़ा गया है, कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो इन दोनों वाक्यों को किसके द्वारा, उपवाक्यों को किससे जोड़ा गया है? की से जोड़ा गया है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कंजक्शन का काम करने वाला है। पुलिस पहुंच गई, अन्यथा दंगा हो जाता, तो दंगा हो जाता, पुलिस पहुंच गई। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो पद है वह क्या है? अन्यथा, तो यह क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। ये जो अव्यय आप पढ़ रहे हैं, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी जिस अव्यय के द्वारा दो पदों को जोड़ा जाए या उनसे अधिक पदों को जोड़ा जाए, दो पदबंधों या दो पदबंध से अधिक पदबंधों को जोड़ा जाए, दो उपवाक्य या दो उपवाक्य से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाए, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, मैं दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर बाद दूध पीता हूँ। तो इसको क्या किया गया है? और तथा दो शब्दों से जोड़ा गया है। इस वाक्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? यहाँ दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य हैं। ठीक है, तो इनको इसके द्वारा जोड़ा गया है, एक तो और के द्वारा, दूसरा तथा के द्वारा। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गया, तो इस वाक्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? लेकिन के द्वारा। दो वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? लेकिन शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, मोहन ने या श्याम ने मेरी पुस्तक चुराई है, तो या तो मोहन ने चुराई है या तो श्याम ने चुराई है। तो इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? या के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यह इस वाक्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? या के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि अव्यय पद है।
तो यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। तो जो दो उपवाक्य हैं, मैं नहीं चल पाऊंगा तथा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनको किसके द्वारा जोड़ा गया है? इसलिए से जोड़ा गया है। इसलिए जो शब्द है इससे जोड़ा गया है, इसलिए यह क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। आगे आपको इसके बारे में विस्तार से भी यहाँ बताया गया है कि इन वाक्यों में और, तथा, लेकिन या इसलिए दो समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो दो पदों या दो उपवाक्यों या दो पदबंधों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे समुच्चय बोधक अव्यय का जो दूसरा पार्ट है ख, वह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक यानी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो ऐसे अव्यय होते हैं जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे वाक्यों को जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, संजीव स्कूल से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो यह वाक्य क्या है? आश्रित है एक दूसरे पर। वह घर से स्कूल से घर क्यों गया? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वह गया। तो यह क्योंकि उसी को जोड़ने वाला शब्द है, यानी आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। दूसरा है पिताजी ने कहा कि डॉक्टर को तुरंत बुला लाओ। तो यह जो की अव्यय शब्द है यह भी दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। दूसरा है मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। तो वह घर किस लिए जा रहा है? वह इसलिए जा रहा है ताकि वह आराम कर सके। तो ये जो दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है, जो ताकि अव्यय शब्द है, यह दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है। सिर्फ उपवाक्यों को नहीं बल्कि आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण है? यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। यानी ऐसे पद जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे जो कि चौथा पार्ट है अव्यय का। एक्सक्लामेटरी के बारे में आप जानते ही हैं कि जहां वाह, अरे, क्या, माने हर्ष, शोक कुछ भी हो, अचानक से जब कुछ होता है, जहां हम अचंभित होते हैं वहां पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अव्यय किसी विस्मय को यानी सुख को, दुख को, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं और अचंभित होकर के व्यक्त करते हैं, यानी खुशी भी हो तो बड़ी अरे वाह क्या बात है, अरे ऐसा हो गया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण होते हैं। आपको बताया गया है यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखिए कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जहां हम विस्मय में पड़ जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, या हम खुशी में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, शोक जहां प्रकट हो यानी जहां हम दुख प्रकट करें, या हम घृणा, नफरत प्रकट करें, ऐसे मनोभावों को जहां हम विस्मय के साथ प्रकट करते हैं, अचंभित होकर के प्रकट करते हैं, वहां पे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। उदाहरण देखिए, जैसे वाह वाह क्या कहने, यानी इस लड़की के क्या कहने, कितना अच्छा डांस किया। हाय बेचारी की टांग टूट गई, तो यहाँ आप दुखी हो गए, हाय बेचारी की टांग टूट गई, यानी बहुत अच्छी लड़की थी, बेचारी की टांग टूट गई। शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो। तो माता पिता ने अपने बेटे को क्या किया? शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो, यानी ऐसे अच्छा कार्य करते रहो। अब आप कोई बड़ा सा सांप देख लिया किसी ने और कहा बाप रे इतना लंबा सांप, यानी इतना बड़ा सांप, तो यहाँ वह क्या हो गया? विस्मय में पड़ गया, अचंभित हो गया कि इतना बड़ा सांप तो उसने कभी देखा ही नहीं था। अरे तुम भी आ गए, यानी घर में जब आप सोचें कि एक रिश्ते वाले आने वाले हैं और दो लोग साथ में आ जाएं, एक रिश्तेदार का आपने सोचा है कि आएगा, साथ में दो चार आ जाएं या दो आ जाएं, तो आप कितने अचंभित हो जाए, अरे तुम भी आ गए। यहाँ आप प्रसन्न भी हो सकते हैं, अरे तुम भी आ गए, यानी मम्मी और पापा दोनों साथ में आ गए तो आप खुश हो गए, अरे आप दोनों आ गए। आगे है छी छी कितनी गंदी जगह है, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? घृणा प्रकट कर रहे हैं किसी चीज पे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें? छी छी कितनी गंदी जगह है, यानी यहाँ आने लायक नहीं है।
तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण होते हैं। यानी यहाँ विस्मय प्रकट होता है, सुख, दुख, शोक, घृणा इत्यादि जिसके द्वारा प्रकट हो उसे ही एक्सक्लामेटरी कहते हैं या विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक भाव और शब्द तालिका, तो यहाँ विस्मयादि बोधक भाव और उसके जो शब्द होते हैं उसकी तालिका बनाई गई है, आपको उदाहरण दिया गया है, उसको भी देखते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य यानी अचंभित हो जाना, जैसे अरे, क्या, हे आदि। प्रशंसा यानी प्रोत्साहन देना, इसका उदाहरण देखिए, वाह, सुंदर, ओहो आदि। हर्ष यानी उल्लास, खुशी, वाह, आहा आदि। संबोधन, अबे, ओए, अजी, अरे, अरी, ओ, जी आदि। पीड़ा यानी व्यथा, दुख, ओह, उफ, हाय आदि। शोक, शोक यानी दुख, पीड़ा यानी कष्ट, ये व्यथा यानी कष्ट के लिए है, और शोक यानी दुख के लिए यह है, जैसे हाय, आह आदि। भय, भय यानी डर, हाय, अरे आदि, इस प्रकार के। चेतावनी, जैसे इसके उदाहरण देखिए, सावधान, खबरदार, बचो, हटो, जागो आदि। आशीर्वाद यानी किसी को आशीष देने के लिए, जैसे शाबाश, बने रहो, लगे रहो, दीर्घायु हो आदि। हटाना, ठीक है, जब कोई किसी को दूर हटाता है तो कैसे बोलता है, धिक, जा, हट आदि, इन शब्दों के द्वारा। स्वीकृति यानी किसी को किसी चीज के लिए स्वीकृति प्रदान करना, अनुमति देना, जैसे ठीक, अच्छा, जी, जी हाँ आदि, इन शब्दों के द्वारा किया जाता है। क्रोध प्रकट किया जाता है यानी गुस्सा प्रकट किया जाता है, अरे, खामोश, चुप आदि शब्दों के द्वारा। कृतज्ञता यानी धन्यवाद किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, तो शुक्रिया, धन्यवाद, आभारी आदि शब्दों के द्वारा। अभिवादन, जैसे नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार आदि शब्दों से। घृणा यानी नफरत, छी छी छी, दूर, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। और ये सारे किसके उदाहरण है, विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण है। अव्यय का आखिरी पार्ट है यानी पांचवा पार्ट है। अब तक हमने 4 भागों को पढ़ लिया है अव्यय के, ये 5वां भाग है, निपात। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं यानी उस पर जोर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा वाक्य पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे महेश ने ही मुझे मारा है, यानी वहां पे महेश, सुरेश, दिनेश सब थे, लेकिन मारा किसने था, महेश ने ही मुझे मारा। किसने मारा, महेश ने ही। तो महेश पर यहाँ क्या करा गया है, बल दिया गया है, जोर दिया गया है कि थे तो बहुत सारे, महेश, सुरेश, दिनेश सब थे, लेकिन मारा मुझे महेश ने ही है। तो यहाँ पर ही के द्वारा महेश पर बल दिया गया है, इस वाक्य पर बल दिया गया है, इसलिए यह क्या हुआ, निपात हुआ। महेश ने मुझे ही मारा है, यानी मारना तो कई लोगों को था, लेकिन उसने मारा किसे, सिर्फ मुझे ही मारा है। तो यहाँ ही के द्वारा मुझे पर बल दिया गया है, जोर दिया गया है कि उसने सबको नहीं मारा बल्कि सिर्फ मुझे ही मारा है। महेश ने मुझे मारा ही है, यानी सिर्फ मुझे मारा ही है, गाली नहीं दी है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी मुझे पर ही के द्वारा बल दिया गया है। आगे है, यहाँ पे उदाहरण भी बताया गया उसी के हिसाब से। यहाँ ही की स्थिति बदलने से तीनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं, यानी आपने अर्थ को समझा कि तीनों के अर्थ अलग अलग पता चलने लगे हैं। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण देखिए, इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण भी देखिए। रवि ने भी मुझे बुलाया है, यानी मुझे सुरेश ने तो बुलाया ही था, दिनेश ने तो बुलाया ही था, रवि ने भी बुलाया है। तो इसके द्वारा, भी के द्वारा मुझ पर क्या किया गया, बल दिया गया है कि उसने भी मुझे बुलाया है। रवि ने मुझे भी बुलाया है, यानी रवि ने औरों को भी बुलाया है, सीता, गीता, रीता, रमेश, सुरेश, इनको भी बुलाया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने मुझे भी बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ भी के द्वारा क्या किया गया है, बल दिया गया है इस पर। रवि ने मुझे बुलाया भी है, यानी उसने मुझसे कहा तो था ही बहुत पहले, लेकिन फिर से बुलाया भी है। तो वाक्य में परिवर्तन हो जा रहा है उसका स्थान बदलने से, निपात का स्थान बदलने से। इन तीनों वाक्यों के अर्थ में अंतर है, यानी तीनों वाक्यों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसे रवि ने भी मुझे बुलाया है, यानी इसका अर्थ यह होता है कि मुझे सुरेश ने भी बुलाया, रमेश ने बुलाया, साथ में रवि ने भी बुलाया है, ठीक है, अर्थ अलग हुआ। दूसरा है, रवि ने मुझे भी बुलाया है,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि रवि ने सुरेश, दिनेश, रमेश सबको बुलाया, साथ में मुझे भी बुलाया है। इसका अर्थ अलग हुआ। रवि ने मुझे बुलाया भी है, यानी उसने कहा तो था ही, या पत्र तो भेजा ही था, और अभी क्या किया, उसने बुलाया भी है। यानी पहले तो कहा ही था, अभी बुलाया भी है। तो तीनों वाक्यों के अर्थ में अंतर हो गया। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन प्रभाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी वाक्यों में परिवर्तन लाते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को और विशेष बताने का प्रयास करते हैं, यानी और विशेष बना देते हैं, उनके अर्थ को और विशेष बना देते हैं निपात। ठीक है। अवधारणा मूलक शब्द भी कहते हैं, यानी इन्हें निपात को अवधारणा मूलक शब्द भी कहते हैं। निपातों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये जिसके साथ जुड़ते हैं उसी के अर्थ में वृद्धि करते हैं, यानी उसी के अर्थ को बढ़ाते हैं जिसके साथ ये जुड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है अवधारणा मूलक शब्द, यानी अवधारणा को बढ़ा देने वाले या घटा देने वाले। ठीक है। यानी अर्थ को बदल देने का कार्य निपात करते हैं, उनमें परिवर्तन ला देते हैं। कुछ प्रमुख निपात यहाँ पर हैं, उदाहरण दिया गया है, जैसे ही क्या है, निपात है। गणेश ही जा रहा है, तक क्या है, निपात है। मैं उसे जानता तक नहीं, तो यहाँ तक क्या है, निपात है। तो सोहन तो गया था, तो क्या हुआ यहाँ पे, यह निपात है। भर जो शब्द है यह भी निपात है। मैं उसे पढ़ता भर हूँ, यानी सिर्फ पढ़ता ही हूँ। ठीक है। तो यहाँ भर किसका कार्य कर रहा है, सिर्फ का। भी जो शब्द है यह भी निपात है। तो रमेश भी आ रहा है, यानी सुरेश दिनेश तो आ ही रहे हैं, साथ में रमेश भी आ रहा है। तो आप समझ लीजिए निपात कौन कौन से होते हैं। ही निपात होता है, तक जो शब्द है यह भी निपात होता है, तो निपात होता है, भर निपात होता है, और भी निपात होता है। ये शब्द आपको जहाँ मिले, आपसे यदि पूछा जाए कि निपात क्या है इसमें कोई वाक्य दे करके, तो वहाँ आप देखिएगा कि यदि तो मिल रहा है, भी मिल रहा है, या भर मिल रहा है, तक मिल रहा है, ही मिल रहा है, वाक्य में इस प्रकार से जोड़ दिया जा रहा है, तो समझ जाइए कि यही निपात है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में पढ़ा। तो अब तक आपने पाठ में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपने पढ़ा संबंध बोधक वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। यानी जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आपने पढ़ा समुच्चय बोधक अव्यय योजक का काम करते हैं, यानी जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। ये दो पदों, उपवाक्यों या पदबंधों को जोड़ते हैं। आपने पढ़ा विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। यानी जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, एक्सक्लामेटरी अव्यय होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि सुख, दुख, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि जो मन के भाव होते हैं वो प्रकट किए जाते हैं। आगे आपने पढ़ा निपात का प्रयोग किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है। निपात का प्रयोग कब किसके लिए किया जाता है, किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए, यानी जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा है, सुरेश ने ही मुझे बुलाया है, इस प्रकार के वाक्य में निपात का प्रयोग होता है। ठीक है। आगे है अभ्यास कार्य। तो अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पाठ तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यानी जो इसका अभ्यास प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। सही विकल्प चुने। आपसे कहा गया है कि इन प्रश्नों में जो सही उत्तर हो उसे ही आप चुने। पहला है कम खाओ, रेखांकित कौन सा अव्यय है। रेखांकित पद जो कम है यह कौन सा अव्यय है, यानी कौन से अव्यय का उदाहरण है, तो यह क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का उदाहरण है, इसलिए का ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है रवि ऊपर बैठा है। तो रवि ऊपर बैठा है, रेखांकित शब्द किस क्रिया का विशेषण है, तो ऊपर बैठा है, यह किसका उदाहरण आपको लग रहा है, तो यह स्थानवाचक अव्यय का उदाहरण आपको लग रहा है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। आगे तीसरा है वह तेज दौड़ता है। रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है, यानी किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो यह किसका है,
तेज दौड़ता है तो रीतिवाचक, ठीक है, इसलिए आपका का ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चौथा है, कोठी के पीछे पेड़ है, रेखांकित शब्द किस अव्यय का भेद है? तो यह किसका भेद है? के पीछे आप समझिए, तो के पीछे यानी संबंध बोधक, संबंध बता रहा है, इसलिए आपका ख ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहले में कौन सा सही है? क सही है, दूसरे में कौन सा सही है? ग सही है, तीसरे में क सही है और चौथे में ख सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रश्न है, तुम भी चलोगे, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो भी कौन सा अव्यय है? तो यह निपात है, इसलिए का ऑप्शन आपका सही है। छठा प्रश्न है, अरे तुम कब आए, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो अरे कौन सा अव्यय है? यह है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही है। सातवां प्रश्न है, राम और श्याम चले गए, रेखांकित शब्द क्या है? तो राम और श्याम दोनों चले गए, यह क्या है? समुच्चय बोधक है, ठीक है, इसलिए का ऑप्शन आपका सही है। आगे है बोधात्मक प्रश्न, तो अब हम बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? दो उदाहरण देकर बताएं। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हम किताब से ही देखेंगे कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं। तो यही आपका, आप यहीं तक लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं, यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। उदाहरण आप इसमें से कोई दो लिख सकते हैं। पहला लिख लीजिए, सोहन आज वहां जाएगा, शशांक और मयंक मेरे मित्र हैं। ये दो उदाहरण आप दे दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए, यानी अव्यय कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखिए। के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद हैं और पांचों भेदों के नाम हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा देखते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दो उदाहरण देकर बताएं। तो क्रिया विशेषण पूछा गया है और उसका उदाहरण भी पूछा गया है। उत्तर इस प्रकार से है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यह उत्तर हो गया। उदाहरण देख लीजिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, हम कल आगरा जाएंगे। इसमें से कोई दो उदाहरण आप लिख लीजिए। तुम वहां क्या कर रहे हो, कोई दो उदाहरण लिख लीजिए और उत्तर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखिए। तो जो चौथा प्रश्न है उसका उत्तर भी यहीं पर है, ठीक है। चौथा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखें, यानी विशेषण और क्रिया विशेषण में जो अंतर है उसको उदाहरण देकर के लिखिए। पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कुछ शब्द दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिखिए, ठीक है। उदाहरण दीजिए, वह तेज बुद्धि वाला है, यह विशेषण का उदाहरण हो गया और क्रिया विशेषण हो गया वह तेज चलता है, ठीक है। इस प्रकार के आप दोनों उदाहरण दे दीजिए। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए, यानी कितने प्रकार का होता है संबंध बोधक अव्यय और वो कौन कौन से हैं, वही नाम आपको लिखना है। पधारिए। छठे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है काल सूचक, दूसरा स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, संबंध सूचक और समानता सूचक। तो आपको सिर्फ यही भेदों के नाम ही लिखने हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं ये नहीं लिखना है, ठीक है। उत्तर सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लिखना। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न,
7वां प्रश्न है, निपात से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताएं। यानी निपात किसे कहते हैं, उसका उदाहरण देकर बताइए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण है जैसे महेश ने ही मुझे मारा है, महेश ने मुझे ही मारा है, महेश ने मुझे मारा ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए तथा उसका भेद लिखिए। क है खूब दूध पिया करो, तो इसमें जो खूब शब्द है यही क्या है, क्रिया विशेषण है। और यह कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह परिमाणवाचक है। ठीक है, देखिए इसका क का उत्तर है परिमाणवाचक यहाँ पे, और यहाँ खूब। ख है पिताजी दिल्ली से कल आएंगे, तो कल जो शब्द है यहाँ रेखांकित करना है क्योंकि यही क्रिया विशेषण है और यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ग है घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो शब्द है यह क्रिया विशेषण है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ग है मेरा रुमाल नीचे गिर गया, तो नीचे जो शब्द है यही क्रिया विशेषण है और यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ग है माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो जो प्रतिदिन शब्द है यही क्रिया विशेषण है और यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति निर्देशानुसार कीजिए, यानी जैसे निर्देश दिया गया है, जैसे बताया गया वैसे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है कठिन परिश्रम सफलता नहीं मिलती, तो किससे, संबंध बोधक अव्यय से इसको भरना है। किससे भरना है, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय से। और संबंध बोधक क्या है, के बिना, यानी कठिन परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। दूसरा है ख निवेदिता दौड़ती है, तो तेज दौड़ती है, क्रिया विशेषण से वाक्य की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, तो क्रिया विशेषण है तेज, यानी निवेदिता तेज दौड़ती है। ग है नहा धो लो खाना खा लो, समुच्चय बोधक अव्यय से भरने के लिए कहा गया है और यहाँ और शब्द भरा जाएगा, यानी कंजक्शन से भरने के लिए कहा गया है, योजक से। घ है वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ विस्मयादि बोधक से भरने के लिए कहा गया है और वाह क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। आगे है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यहाँ आपसे कहा गया है कि निपात से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो भी क्या है, निपात है। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न है अव्यय छांटिए। आपसे कहा गया है कि जो वाक्य आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें कौन सा अव्यय शब्द है उसे ही आप छांट करके लिखिए। इसमें क है मैं उसे भली भांति जानता हूं, इस वाक्य में भली भांति क्या है, वह ही आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, ख है सुरेश अचानक आ गया, तो इसमें अचानक शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। ग है वह धीरे धीरे खा रहा है, तो इसमें अव्यय पद क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखते हैं। अथवा दूसरा, तो इसमें जो अथवा शब्द है यही आपका अव्यय है। ङ है यह काम रवि ने ही किया है, तो ही इसी से बल दिया गया है, इसलिए ही जो है यह निपात है, यानी यही अव्यय पद है। 11वां प्रश्न है इन संबंध बोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी जो ये शब्द आपको दिए गए हैं ये संबंध बोधक अव्यय हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी इनसे वाक्य बनाइए। उत्तर इस प्रकार से है, जैसे के भीतर, तो राम घर के भीतर बैठा है। के बिना, तो सुरेश के बिना रमेश कहीं नहीं जाता। के निकट, मेरे घर के निकट स्कूल है। के साथ, राम के साथ श्याम भी बाहर गया है। के पीछे, तो प्रदीप पेड़ के पीछे छिपा है या खड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 12वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्ययों को रेखांकित कीजिए।
क है शशि बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा सकती, तो इसमें रेखांकित किसको करना है, इसलिए को। ठीक है। दूसरा है खाना कमला खाएगी या विमला, तो इसमें समुच्चय बोधक क्या है, या, इसको रेखांकित करना है। ग है गोयल आया था किंतु मैं घर पर नहीं था, तो इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय है वह क्या है, वह है किंतु, तो इसको आपको रेखांकित करना है। घ है मुझे काम करने दो अन्यथा मैं शिकायत करूंगा या शिकायत कर दूंगा, तो इसमें जो अन्यथा शब्द है यह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। न है मन लगा कर पढ़ो ताकि प्रथम आ सको, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, ताकि। ठीक है, यानी इसको रेखांकित करना है। आगे 13वां प्रश्न है सही या गलत का चिन्ह लगाइए, यानी सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, यदि गलत शब्द है, गलत वाक्य है तो गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं। इसमें क्या है, शाबाश, तो यह उल्लास बोधक है, तो हाँ शाबाश उल्लास बोधक है, यानी खुशी का द्योतक है, बधाई दी जा रही इसलिए सही है। ख है छी छी शोक बोधक, तो क्या यह छी छी जो है यह शोक बोधक है, तो नहीं, यह शोक बोधक नहीं है, इसलिए यह गलत है। ग है अच्छा, तो अच्छा क्या स्वीकृति के लिए दिया गया, यानी अनुमति दी जा रही है, तो नहीं, इसलिए यह भी गलत है। आगे है घ ओह, क्या यह घृणा बोधक है, यानी नफरत से संबंधित है, तो नहीं, ओह नफरत से संबंधित नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। न है अरे, अरे विस्मय बोधक है, तो हाँ अरे यह क्या हो गया, अरे तुम भी आ गए, इस प्रकार से, तो यह सही है, यानी पहला और लास्ट सही है और बाकी 3 गलत हैं। आगे 14वां प्रश्न है निम्नलिखित निपातों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी जो यहाँ निपात आपको दिए गए हैं, आपसे कहा गया कि आप इनसे वाक्य बनाइए। ठीक है, इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। जैसे ही है तो रमेश ने ही सुरेश को मारा है, भी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, भर वह रात भर रोती रही या वह रात भर पढ़ती रही, तो अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, आशा है यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको हाइप करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।